सारिका जी के पति की मौत होने के बाद वह एकदम अकेली पड़ गई थी। उस अकेलेपन से छुटकारा पाने के लिए वह रेडियो से पुराने गाने सुना करती थी। एक दिन जब वह गाना सुन ही रही थी, इतने में उनकी बहू आई और चिल्लाती हुई कहती है, बुढ़िया वैसे तो एक काम बता दो तो तेरे कमर में दर्द हो जाता है। तुम यहाँ अपने गानों में मस्त हो और पानी बरसने को है। यह नहीं बनता है कि छत पर से जाकर कपड़े उतार लें। तब सारिका जी कहती हैं कि बहू पानी बरसने वाला नहीं, पानी बरसने लगा है और कपड़े तो वैसे भी भीग गए हैं, अब उतारने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन उनकी बहू मेघा मानती नहीं है और उन्हें जबरदस्ती कपड़े लाने के लिए भेज देती है। सारिका जी चुपचाप छत पर कपड़े लेने के लिए चली गईं। जैसे ही सीढ़ियों से आ रही थी, उनका पैर फिसला और वह धम से नीचे आ गिरी और उनकी तेज चीख निकल पड़ी। मेघा दौड़ती हुई आई और अपने कपड़े गीले देखकर सारिका जी को 2 लात मारकर बोली, बुढ़िया खाने के नाम पर तो पूरी रसोई चट कर जाती हो, तुझसे दौड़कर यह कपड़े नहीं लाए गए। सारिका जी दर्द से बिलबिला रही थी। उन्हें बिलबिलाता देख मेघा का दिल एक पल के लिए नहीं पसीजा और गुस्से में रसोई से एक थपकी लेकर आई और जैसे ही मारने चली कि उसके गाल पर पड़े चाटे की आवाज़ से उसके कान के दोनों पर्दे खुल गए। माँ जी आप ठीक तो हो ना? सारिका जी उस चेहरे को देखते ही पहचान गई। उस आदमी ने सारिका जी को सहारा देकर उठाया। सारिका जी बोली, बेटा तुम यहाँ कैसे? माँ जी मैं तो आपका और अंकल जी का हालचाल पूछने आया था। बहुत दिन हो गए आप लोग दिखे नहीं। अंकल जी कहाँ हैं? उस आदमी ने इधर उधर देखकर पूछा तो सारिका जी की आंखें भर आईं और वह बोली, बेटा वह मुझ अभागन को इस दुनिया में दर दर की ठोकरें खाने के लिए अकेला छोड़कर चले गए हैं। इतना सुनते ही वह आदमी सारिका जी के कदमों में बैठकर फूट फूट कर रोने लगा और बोला, माँ जी आप चलिए मेरे साथ, आप मुझे अपना बेटा ही समझिए। आपको ऐसा घर तो नहीं मिलेगा रहने के लिए, पर जिस तरह से मैं गुजारा कर रहा हूँ आपसे वादा करता हूँ आपको भूखे नहीं रखूँगा। सारिका जी बोली, नहीं बेटा मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहती। अब मेरी जिंदगी बची ही कितनी है, जैसे तैसे गुजार लूँगी। बहुत देर तक सारिका जी का हालचाल पूछकर वह भारी कदमों से वापस चला गया तो मेघा को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह कौन था जो इस बुढ़िया से इतनी हमदर्दी दिखा रहा था। मेघा सारिका जी को आंखें दिखाती हुई बोली, बुढ़िया कौन था वह? यह कौन कौन से तूने यार पाल रखे हैं? सारिका जी बहू को कुछ जवाब नहीं दिया और सीधा अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर धम्म से लेट गईं। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उनके पति उमेश जी एक सीधे साधे इंसान थे। उनके 2 बेटे पढ़ लिख कर अपने अपने घर गृहस्थ के हो गए थे। उमेश जी एक दिन देर रात ड्यूटी से लौट रहे थे कि उनका एक एक्सीडेंट हो गया और उनके एक पैर में गंभीर चोट आने की वजह से वह खुद से चल फिर भी नहीं पा रहे थे। बेटे ने उनसे बिल्कुल ही मुंह फेर लिया था। अस्पताल में 2-3 दिन रखकर अस्पताल ले जाने से मना कर दिया। यह कहकर इतना खर्चा इन पर कौन करेगा? सारिका जी बेचारी पति को खुद ही कंधे का सहारा देकर डॉक्टर के पास तक लेकर जाती, क्योंकि टैक्सी और ऑटो का पैसा भी बेटे ने देने से मना कर दिया था। उनके पास जितने भी पैसे बचे थे उसी में वह अपने पति का इलाज करा रही थी। एक दिन धीरज की नज़र जैसे ही सारिका जी पर पड़ी, वह दौड़ कर आया और बोला, माँ जी आप ऑटो क्यों नहीं ले लेते? रोज़ आपको देखता हूँ
इसी तरह आते जाते सारिका जी की आंखें भर आईं तो धीरज को समझते देर न लगी कि उसने उमेश जी को अपने कंधे पर डाला और अस्पताल दिखाने ले गया। यह धीरज का अब हर हफ्ते का काम हो गया था। धीरज हर बार उमेश जी को कंधे पर डालकर अस्पताल ले जाता और उन्हें घर के बाहर लाकर छोड़ देता। सारिका जी और उमेश जी के लिए तो वह किसी भगवान का अवतार ही था। पर इतना सब कुछ करने के बाद भी उमेश जी उन्हें भरी दुनिया में अकेले छोड़कर चले गए थे। अचानक कुछ गिरने की आवाज़ से सारिका जी ख्यालों से बाहर आईं और अपनी बहू से बोलीं, अरे बहू, जरा एक कप चाय तो दे दो। सारिका जी ने अपनी बहू मेघा को आवाज़ लगाते हुए कहा, घर में दूध खत्म हो गया है बुढ़िया, पानी तो पड़ा है ना कमरे में, उसे पी ले और फिर शोर किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेघा ने नेल पॉलिश लगाते हुए कहा। मेघा ध्यान से नेल पॉलिश लगा रही थी कि तभी किसी ने उसके चेहरे पर दूध दे मारा। दूध की बौछार से मेघा हड़बड़ाती हुई कहती है, तुमने यह क्या किया? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? रुको, तुम्हारे भैया को बुलाती हूँ। हाँ, बुला लो, जिसे बुलाना है बुला लो, मैं भी किसी से डरता नहीं हूँ, कमल ने कहा कि तभी मेघा का पति प्रेम दंदनाते हुए घर में घुसता है और कमल से कहता है, यह कैसी हरकत है कमल? विदेश से लौटे हो तो क्या जो मर्जी वह करोगे? या तुम्हारी भाभी हैं, तुम्हारी माँ समान, और तुम उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो, अपमान कर रहे हो इनका? वाह भैया, घर में माँ को पुराने सामान की तरह फेंक रखा है और यहाँ मुझे बड़ा ज्ञान दे रहे हैं। वैसे मुझे एक बात बताइए, तुझे कब से माँ की इतनी फिक्र होने लगी? खुद तो जाकर विदेश में बस गया और इस बुढ़िया को हमारे गले बांध दिया, एक बार भी नहीं आया और अचानक से आकर माँ की इतनी तरफदारी कर रहा है। प्रेम ने कहा। यह सारा शोर सुनकर सारिका जी कमरे से बाहर आईं और इतने सालों बाद कमल को देखकर चौंक जाती हैं। लगभग 5 साल पहले कमल छात्रवृत्ति पर विदेश पढ़ाई करने गया था। पहले तो घर पर हमेशा ही फ़ोन करता था, पर पापा के देहांत के बाद उसने जैसे घर से सारे रिश्ते ही तोड़ दिए। जो कभी सारिका जी फ़ोन करती तो वह 1000 बहाने बनाकर फ़ोन काट देता। तो इस पर प्रेम अपनी माँ से कहता कि पापा जब तक जिंदा थे और उसे पैसे देते थे तब तक यह सही था, और अब जब पता ही है इसे यहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला, अपना असली रूप दिखा दिया। प्रेम और मेघा सारिका जी के कान भरने लगे और यह साबित कर दिया कि कमल उसका बैरी है। उस वक्त प्रेम और मेघा का व्यवहार काफ़ी अच्छा था, तो सारिका जी भी कमल को भुलाने लगी। और इसी तरह बातों ही बातों में एक दिन प्रेम ने धोखे से घर अपने नाम कर लिया। घर उनके नाम होते ही प्रेम और मेघा का रवैया भी पूरी तरीके से बदल गया। मेघा तो अपनी सास के साथ नौकरों जैसा सलूक करती थी, उन्हें दाने दाने को मोहताज रखती थी। एक दिन की बात है, बारिश होने वाली थी और छत पर कपड़े सूख रहे थे, तो मेघा ने अपने कमरे में लेटे लेटे सारिका जी को आवाज़ लगाकर छत पर से कपड़े लाने को कहा, जिस पर सारिका जी अपने घुटनों के दर्द की वजह से धीरे धीरे जाती हैं और बारिश शुरू हो जाती है। वह हड़बड़ा कर गिर जाती हैं, उन्हें काफ़ी चोट भी आती है, जिससे उनकी चीख निकल जाती है और चीख और गिरने की आवाज़ से मेघा दौड़कर आती हैं। सारिका जी को यूं गिरा देखकर उसे दया नहीं आती, उल्टा उसके कपड़े गीले हो जाने की वजह से वह आग बबूला होकर उन्हें 2 लात मारकर कहती है, काम के वक्त इस बुढ़िया ने तो नरक मचा रखा है, खाने के नाम पर तो यह हमारा पूरा किचन खाली कर दें, पर काम के समय इसके बदन को लकवा मार जाता है। सारिका जी रोने लग जाती हैं
और एक तो गिरने की वजह से उनसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। ऊपर से बहू के ताने और मार खाकर वह अकेले जीवन से दुखी हो चुकी थी। वह रोज ईश्वर से उसे उठा लेने की प्रार्थना करती थी, पर भगवान भी जैसे उनसे नजरें फेर कर बैठे थे। इसी तरह सारिका जी बड़े कष्ट में अपना जीवन काट रही थी। इसी बीच मेघा के मायके से उसके भैया भाभी बच्चों समेत कुछ दिनों के लिए आते हैं। मेघा यहाँ भी सारिका जी को जलील करने का एक मौका नहीं छोड़ती। उसकी भाभी के साथ वह दिन भर बैठे गप्पे करती थी, जबकि बच्चों की मालिश, नहलाना, खाना बनाना, यहाँ तक कि घर के मौजूद सभी के कपड़े धोने का जिम्मा सारिका जी पर दे दिया था। दिन भर सारिका जी काम करके पूरी तरीके से थक जाती और जहाँ जगह मिलती वहीं सो जाती। एक दिन किचन में ही सो गईं मेघा और प्रेम। उन्हें काफ़ी आवाज़ दे रहे थे, पर उनकी नींद नहीं खुली तो प्रेम जागकर रसोई में अपनी माँ को सोता देख गुस्से में उन्हें एक लात मारकर जगाकर कहता है, जब देखो खाना और सोना, और कोई काम है भी या नहीं आपको। सारिका जी की अचानक नींद इस तरह से टूटने से उन्हें काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वह कहती हैं, नालायक, अपनी माँ को लात मारते हुए तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आती। धोखे से यह घर हड़प लिया और अब यह मकान मालिक बन गए। अब मैं भी तुझे कोर्ट तक ले जाऊंगी, तुम सबको अंदर करवाऊंगी। अब और नहीं सहूंगी तुम लोगों के अत्याचार। सारिका जी के इस बात पर मेघा और प्रेम ठहाके मारकर हंसने लगते हैं और फिर प्रेम कहता है, कोर्ट में जाएगी, जाइए ना, फिर उसके लिए सबूत और पैसे दोनों है ना आपके पास, वरना फिर इस पागल बुढ़िया की बातों पर यकीन कौन करेगा। पागल बुढ़िया हो गई तेरी सास। सारिका जी ने प्रेम से कहा, क्या कहा बुढ़िया, तूने मुझे पागल कहा? रुक, तुझे मैं तो अभी बताती हूँ। यह कहकर मेघा एक चाटा सारिका जी के गाल पर जड़ देती हैं। अरे मेघा, तुम क्यों गुस्सा हो रही हो? यह पागल है, यह हम नहीं, इसकी डॉक्टरी जांच कहती है। प्रेम यह कहकर फिर अपनी माँ से कहता है, माँ, हम पहले ही जानते थे कि आप ऐसा कभी ना कभी तो करेंगी ही, इसलिए हमने यह आपका मेडिकल सर्टिफिकेट पहले ही बनवा रखा था, ताकि जब आपको ऐसे उच्च विचार आएं, आप चीखने चिल्लाने के अलावा और कुछ ना कर सकें। क्या तूने अपनी माँ को पागल साबित कर दिया? यह कहकर सारिका जी रोने लगी, पर हालात से समझौता करने के अलावा उनके पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। आज वह अपनी बहू से एक कप चाय मांग रही थी, क्योंकि मेघा उन्हें हर रोज बासी और सूखी रोटियां ही देती थी। और तभी कमल घर पर आकर सब कुछ अपनी आँखों से देख लेता है। वह सीधा रसोई में जाकर दूध लेकर उसे उठाकर मेघा के चेहरे पर मार देता है। इतने सालों बाद अपने छोटे बेटे को अपने लिए खड़ा देख सारिका जी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और रोते रोते ही वह कमल से कहती हैं, बेटा, अच्छा हुआ तू आ गया, ले चल मुझे यहाँ से। देखो इन्होंने मेरी क्या हालत कर दी है, मुझे लात मारते हैं, खाना नहीं देते, और तो और मुझे पागल साबित कर दिया समाज में। चिंता मत करो मम्मी, मैं आपको लेने ही आया हूँ। पहले मैं सेटल नहीं था, इसलिए आपको अपने पास नहीं ले जा पाता था, पर अब आपका यह बेटा आ गया है तो अब आपको उनके साथ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको अपने साथ विदेश ले जाऊंगा। पता है आप जल्द ही दादी बनने वाली हैं। कमल ने कहा, क्या तूने शादी भी कर ली? सारिका जी ने कहा, हाँ माँ, मैंने मोना से शादी कर लिया। वह भले ही विदेश में पली बढ़ी है, पर वह दिल से भारतीय ही है।
जब उसे पता चला कि मेरा परिवार है भारत में, वह यहाँ आना चाहते थे, पर इसकी ऐसी हालत में मैं उसे इतनी दूर नहीं ला सकता था, इसलिए आपको उसके पास ले जाऊंगा। देखना वह आपको देखकर कितना खुश हो जाएगी। उसके बाद कमल सारिका जी को लेकर विदेश चला जाता है। सारिका जी जब हवाई यात्रा कर रही थी तो उन्हें आज अपनी आज़ादी का अनुभव हो रहा था। वह खुद को बड़ा भाग्यशाली समझ रही थी कि क्या हुआ जो एक बेटे ने मुझे खून के आंसू रुलाया, मेरा दूसरा बेटा मेरी आंख के आंसू तो पोंछने आया। अब वह अपने जीवन के आखिरी दिन सुकून से जाएंगी, यही सोचते हुए कमल के साथ विदेश चली गईं। घर काफ़ी बड़ा तो नहीं था, पर सुंदर सजा हुआ किसी महल से कम भी नहीं लग रहा था। कमल सारिका जी को सोफे पर बिठाकर अपनी पत्नी मोना को आवाज़ लगाता है। कमल की आवाज़ से एक सुंदर लड़की जो कि अपने गर्भावस्था के आखिरी दौर में थी, धीरे धीरे आकर सारिका जी के पास आती हैं। सारिका जी बहुत खुश होकर सोचती हैं कि यह विदेश में रहकर भी अपने संस्कार नहीं भूली और एक मेरी वह बहू है जो भारत में रहकर भी हमारे संस्कारों से कोसों दूर है। फिर मोना बोली, मम्मी आप थक गई होंगी, आप जाकर आराम कीजिए, मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। सारिका जी भावुक होकर कहती हैं, तुम्हारी ऐसी हालत है, ज़्यादा काम नहीं करो, मैं हूँ ना, जो भी खाने पीने का मन हो मुझे बता देना, मैं बना दिया करूँगी। ठीक है मम्मी जी, जैसा आप कहें। पता है मम्मी, कमल मुझसे कहते थे कि मेरी मम्मी ऐसी हैं वैसी हैं, पर आज मुझे आपसे मिलने का मौका मिल ही गया और जितना मैंने सुना था कमल से उससे कहीं ज़्यादा अच्छी हैं। अब ठीक है बहू, बहुत हो गई मेरी तारीफ, अब तुम जाकर आराम करो, मैं कमल की मदद से तुम्हारे लिए मूंग की दाल का हलवा बना कर के लाती हूँ। मुझे पता है अब तक तुम मेरे पोते या पोती को अच्छा स्वादिष्ट खाना नहीं मिला होगा, तो अब जब तक वह नहीं आ जाता अपनी दादी के हाथों से बने स्वाद को उठाएगा, सारिका जी ने कहा। उसके बाद मोना अपने कमरे में चली गई और कमल अपनी माँ के साथ रसोई में काम करने लगा। थोड़ी देर बाद कमल मोना के पास आता है और एक धीमी मुस्कान के साथ खड़ा हो जाता है। मोना एकदम से उछलकर कहती है, वाह कमल, तुम एकदम सही थे, हमें यह आइडिया पहले ही अपना लेना चाहिए था। सच में तुम्हारी माँ को बेवकूफ़ बनाना कितना आसान है। सच ही कहा था तुमने, यहाँ मेड के लिए कितने खर्च करने पड़ते हैं और हमें वह मुफ्त में ही मिल गया, मुझे यकीन ही नहीं हुआ। भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद। मोना धीरे बोलो वरना मम्मी सुन लेगी। देखो इस मेड की भी फीस है, फीस पर तुम तो कह रहे थे मम्मी मुफ्त में है। अरे बाबा, फीस मतलब इन्हें हमारे इरादों का कभी पता नहीं चलना चाहिए, हमें इससे हर काम करवाना है, बस मीठा मीठा बोलकर हमारा काम भी निकलेगा पर पैसे भी बचेंगे। फिर यूं ही दिन बीतते गए और कमल को बेटी हुई, सभी खुश थे। तभी मोना कहती है, मम्मी जी आप इसे ज़्यादा टाइम अपने पास ही रखना ताकि यह आपसे ज़्यादा जुड़ सके। मोना यह सब ऊपर ही ऊपर कह रही थी, असल बात तो यह थी कि उसे अपनी बेटी को उसकी दादी नहीं आया के पास रखने का इरादा था। एक दिन सारिका जी कमल से कहती हैं, बेटा तेरे भैया ने तो मुझे धोखे से घर हथिया लिया और अब उसकी नज़र मेरी एक और ज़मीन पर है जो मैं गुड़िया के नाम करना चाहती हूँ। वह आज के समय में काफ़ी महंगी भी है, तो तू मुझे एक बार के लिए भारत ले चल सकता है क्या, ताकि मैं यह सारा काम निपटा कर वापस बिना कोई चिंता के यहाँ रह सकूं। जमीन का नाम सुनकर ही कमल और मोना की खुशी का ठिकाना न रहा।
फिर कमल कहता है ठीक है, अब की बार हम सभी चलेंगे, इसी बहाने से मोना भी भारत देख लेगी। फिर सभी भारत पहुंच जाते हैं और वह सभी एक होटल में ठहरते हैं। तो फिर प्रेम भी वहां पहुंच जाता है और कहता है मैंने सुना है आप अपनी कोई जमीन उनके नाम करने वाली हैं। ऐसा नहीं हो सकता, जो मिलेगा दोनों को बराबर मिलेगा। क्यों, जब यह घर अपने नाम कर रखा था तब तुझे यह ख्याल नहीं आया? सारिका जी ने कहा, हमें यह छोटा सा घर देकर कमल को बड़ा हिस्सा देने जा रही हैं। और तो और इतनी बड़ी जमीन है आपके पास, यह बात भी आज तक मुझसे छुपा कर रखी है। तो वह तो आप लोगों पर मेरे आदमी की नज़र थी, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि आप लोग आने वाले हैं। वहाँ तो वह ज़मीन का हिस्सा बराबर लेंगे या फिर मैं केस करूँगा। और यह मत भूलिए, आपके पागल होने का सबूत है मेरे पास। भैया, पिछली बार मम्मी अकेली थी, पर इस बार वह अकेली नहीं है जो आपकी धमकी से डर जाएगी। आप तो बस अपना रास्ता देखो, आपका वह हाल करूँगा कि सड़क पर आ जाओगे। कमल ने गुस्से में कहा, अरे जाजा, बड़ा आया मुझे सड़क पर लाने वाला, खुद तो विदेश में सेटल है, फिर भी यहाँ की जमीन हड़पने आ गया और अब मुझसे उलझ रहा है। मैं भी देखता हूँ यह जमीन तुम अकेले कैसे हड़पते हो। यह कहते हुए प्रेम वहाँ से निकल गया। उसके निकलते ही सारिका जी उसके पीछे निकलती हैं और कमल से बोली, मैं इससे अभी बात कर कर आती हूँ। यह कहकर जाती हैं। फिर वह प्रेम से कहती हैं, सुन प्रेम, मैं वह जमीन तेरे नाम करने को तैयार हूँ, पर तुझे यह घर मेरे नाम करना होगा, ताकि मैं इसके बदले तुझे वह जमीन देने के लिए कमल को मना सकूं। बहू, दरअसल इस घर में काफ़ी यादें जुड़ी हुई हैं जो अमूल्य हैं। वह करने को तू राजी है? हाँ ठीक है, प्रेम ने कहा। फिर तू जल्दी कागजात बनवाओ, मैं इधर सब कुछ तैयार करती हूँ। प्रेम फिर कागज तैयार कर जब सारिका जी के पास जा रहा होता है, तभी मेघा उससे कहती हैं, सुनिए जी, मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। कहीं ऐसा ना हो यह घर भी हमारे हाथ से चला जाए और उधर भी हमें कुछ न मिले। अरे मैं इतना बेवकूफ़ थोड़े हूँ। पहले मम्मी के कागज़ देखूंगा, फिर इस कागज़ पर साइन करूंगा। प्रेम ने फिर फ़ोन किया कमल को और कहा कि वह माँ से बात करना चाहता है। तो इस पर सारिका जी कहती हैं कि आज शाम को तेरे यहाँ ही आ रहे हैं, तभी सारी बातें होंगी। पर माँ, हम वहाँ क्यों जाएंगे? अपने भैया को ऐसा क्यों कहा? कमल ने कहा, बेटा चल ना, वहाँ तेरा हिस्सा चाहिए ना। उसके साथ मैंने ऐसी चाल चली है कि वह अब हमारे काम में कोई अड़चन नहीं डालेगा। तो बस वहाँ कोई आपत्ति मत जताना, सिर्फ मेरे हाँ में हाँ मिलाना। आज मेरे बच्चों को मैं ऐसा सरप्राइज दूंगी कि वह हमेशा याद रखेंगे। सारिका जी ने कहा। कमल ने माँ से चहकते हुए कहा, मुझे भी मिलेगा? तुझे तो सरप्राइज ही मिला है ना, कि जब तेरी बच्ची के लिए इतनी बड़ी ज़मीन मैंने दी, तो अब तेरे भैया को भी तो सरप्राइज मिलना चाहिए, सारिका जी ने कहा। फिर सभी प्रेम के यहाँ जाते हैं। प्रेम कहता है, माँ, मैं आपके कहे अनुसार सब तैयार करवा लिया और साथ में वकील को भी ले आया। जरा आपके तैयार कागज़ मुझे दिखाइए, फिर मैं इन पर भी साइन कर दूंगा। यह ले बेटा, यह रहे कागजात, मैंने साइन कर दिया है, तू देख ले, सारिका जी ने कहा। कागजात के पहले पन्ने को देखकर ही प्रेम इतना खुश हो जाता है कि वह झटपट उन कागजात पर साइन कर देता है। कागजात अपने हाथों में लेकर सारिका जी कहती हैं, चल अब तू और मेघा इस घर से चलता बन, और तू कमल। सारिका जी अपनी पूरी बात खत्म भी नहीं
कर पाती कि कमल खुश होकर कहता है, हाँ मम्मी, पता है भैया से आप घर छीनना चाहती थी। मैं पहले ही समझ गया और यह सही भी है। इसने जो किया आपके साथ उसके बाद तो यह होना ही चाहिए। अरे रुक जा, भैया का इतना बखान करने से पहले खुद अपने गिरेबान में भी झांक ले। तू भी जो पहली फ्लाइट की टिकट मिलती है वो कर ले, तुझे भी तो जाना होगा ना। सारिका जी ने कहा, क्या कह रही हो मम्मी, सिर्फ मुझे, आप भी तो जाएंगी ना हमारे साथ। कमल ने कहा, देख बेटा, तुम दोनों ने अपनी बूढ़ी माँ का बड़ा फायदा उठा लिया। एक ने धोखे से घर हड़प कर मुझे नौकरानी बना दिया और दूजे ने फ्री की आया और कामवाली की जगह मुझे दे दिया। तो अब बताओ किस लायक बेटे को मैं अपनी संपत्ति दूँ। प्रेम, तू जिस कागजात को देखकर इतना खुश हो रहा था ना, ऐसी कोई जमीन मेरे पास है ही नहीं। यह तो मैं वापस भारत आने और तुम दोनों को सबक सिखाने के लिए झूठ कहा था, क्योंकि अगर इस जमीन का लालच ना होता तो कमल मुझे यहाँ वापस कभी नहीं लाता और ना ही प्रेम मुझे यह घर वापस करता। कमल, उस दिन जब तू और तेरी विदेशी पत्नी मेरा उपहास उड़ा रहे थे, तभी मैंने तय कर लिया था कि अब बहुत हो गया बेचारी बनकर रहना। अगर एक माँ अपने बच्चों के लिए पूरी दुनिया से लड़ सकती है तो वह उन बच्चों से नहीं लड़ सकती क्या। सारिका जी ने कहा, बुढ़िया, हम नहीं देंगे जायदाद। तो किसे दोगी, कमल तमतमाते हुए बोला। तो सारिका जी ने धीरज को आवाज़ लगाई। दोनों बेटे चौंकते हुए बोले, यह कौन है माँ। सारिका जी बोली, यह वही है जिसने तुम्हारे पापा जी को बचाने के लिए अपनी जी जान लगा दी थी और तुम दोनों ने उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया था। जो बेटे अपने पिता के लिए अपना फर्ज पूरा नहीं कर सकता, उन्हें मेरी जायदाद में कोई हिस्सा लेने का भी कोई हक नहीं है। बुढ़िया, तू इस भिखारी को हमारे हिस्से की जायदाद देगी। दोनों बेटे तमकते हुए बोले। तो सारिका जी ने कमल और प्रेम को एक एक चाटा लगाकर धक्के मारकर घर से निकालते हुए बोली, जाओ अब तुम विदेश एक नई आया ढूंढ लेना और तू प्रेम उस जमीन पर अपने लालच का मकान खड़ा कर लेना और मैं यहाँ सुकून से अपने जीवन के आखिरी दिन बिताऊंगी। अगर तुम दोनों यहाँ से नहीं गए तो मुझे मजबूरन पुलिस को बुलाना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि तुम वैसे ही चले जाओ। यह सुनकर दोनों बेटे और बहुएं वहाँ से चले गए। अब सारिका जी अपनी जिंदगी उस घर में अच्छे से बिता रही थी। उन्होंने आधे मकान को किराए पर दे दिया और आधे मकान में वह खुद रहने लगी और किराए के पैसे से उनका घर खर्च चलने लगा। तो दोस्तों, सारिका जी ने अपने बेटे और बहुओं के साथ जो किया उसके बारे में आपका क्या कहना है और यह कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।